हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं ये बताऊंगा। क्वांटम संख्याएं जैसे कि यहाँ पर ये क्वांटम शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे परमाणु नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, ये कक्षाएं हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से मान लो यहाँ से यहाँ जाता है तो इसको जो बाहर से ऊर्जा दी जाती है वो एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा होती है, और जितनी ऊर्जा वो ग्रहण करके एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है उस मात्रा को हम क्वांटम बोलते हैं। तो क्वांटम मीन्स एक पैकेट ऑफ एनर्जी, या कह सकते हैं ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा क्वांटम में ग्रहण करता है, और अगर वापस लौटता है तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है क्वांटम में। तो क्वांटम में ही ऊर्जा का अवशोषण होता है और क्वांटम में ही ऊर्जा उत्सर्जित होती है। प्रकृति में, ब्रह्मांड में बहुत सारे जो परमाणु हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप होता रहता है। क्वांटम में ऊर्जा अवशोषित होती है, उत्सर्जित होती है। तो ये प्लैंक ने बताया था कि ऊर्जा का अवशोषण हमेशा ही क्वांटम में होता है, यानी निश्चित मात्रा में होता है। अगर उससे ज़रा से भी कम ऊर्जा हम उसे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि उसे थोड़ी ऊर्जा देंगे तो वो आधे रास्ते तक जाएगा, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के बीच में आधे रास्ते तक जाए, या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो नहीं जाएगा। मीन्स या तो जंप करेगा या तो नहीं करेगा। तो ऊर्जा का अवशोषण या तो होगा या तो नहीं होगा। तो क्वांटम शब्द का ये मतलब है। और क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? क्वांटम संख्याएं देखिए, इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस है, कौन से कोष में है, कौन से उपकोष में है, कौन से ऑर्बिटल में है, कैसा उसका चक्रण है। तो ये सारी जानकारी जिन संख्याओं से मिलती है वही क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वे संख्याएं जिनसे किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अब इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु में ही उपस्थित होगा, उसका कोणीय संवेग, ऑर्बिटल चक्रण आदि की जानकारी मिलती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सब जानकारी हमें 4 क्वांटम संख्याओं से मिलती है। तो जो पहली क्वांटम संख्या है वो क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या हम लिख दे रहे हैं यहाँ, मुख्य क्वांटम संख्या, और इसको हम n से लिखते हैं। तो पहली क्वांटम संख्या हम लोग पढ़ेंगे n के बारे में, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या है। और ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? जैसे कि मैंने अभी एक चित्र बनाया था कि ये नाभिक के चारों तरफ कोष हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक से पहले कोष की दूरी यहाँ पर फिक्स्ड है, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, यानी ये कोष हैं जो मैंने क्रम से 1 2 3 4 लिखे हैं। तो यही जो है मुख्य क्वांटम संख्या है n, जो कि n की वैल्यू जो होती है ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? पहली चीज़ तो हमें बताती है किसके बारे में? कोष के बारे में। इससे पता चलता है इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस शेल में है। तो जैसे कि इनके नाम भी K L M N होते हैं। तो मान लिया n की वैल्यू 3 है तो इससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस में है? m में है, m कोष में है। तो इससे कोष के बारे में पता चलता है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में पता चलता है। तो ऊर्जा के बारे में कैसे पता चलता है? जैसे कि आप जानते हैं जो ऊर्जा निकालने का सूत्र है En = 2.178 × 10⁻18 / n² जूल। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में यहाँ n है, तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में है, पहले कोष में है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, दूसरे में है तो n की वैल्यू 2 रखेंगे।
तो हमें जिस कोष की ऊर्जा निकालनी है उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो बाहर की तरफ जो है बढ़ती है, यानी ऊर्जा बढ़ती है। यानी कि अगर n की वैल्यू बढ़ रही है तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 4 जैसे जैसे n की वैल्यूज़ रखेंगे एनर्जी। और इसके अलावा ये जो कोष हैं इनकी नाभिक से, जो कक्षाएं हैं इनकी नाभिक से कुछ दूरी है, तो वो जो बोर त्रिज्या है यानी उसको जो रेडियस है वो भी जो है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। तो ये हम जो है सूत्र इस्तेमाल करके हम रेडियस जान सकते हैं, यानी nth ऑर्बिट की रेडियस। तो ये जो सूत्र हैं ये ऐसे परमाणुओं के लिए हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर फिर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके उसको प्रभावित करते हैं। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले परमाणु या आयनों के लिए है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें क्या पता चलता है मुख्य क्वांटम संख्या से कि इलेक्ट्रॉन की किस कोष में है, कैसी उसकी ऊर्जा है, क्या उसकी त्रिज्या है। तो ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट क्वांटम संख्या है। और जो दूसरी क्वांटम संख्या है वो है दिगंसी क्वांटम संख्या। दिगंसी क्वांटम संख्या और ये क्वांटम संख्या हम L से लिखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और इसमें जो दूसरी क्वांटम संख्या है उसको हम L से लिखते हैं, और ये दिगंसी क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या कहलाती है, और इसको हम L से लिखते हैं। जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया कि इससे पता चलता है इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, यानी K में है, L में है, M में है, N में है। इससे हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है। तो इससे उपकोष के बारे में पता चलता है हमें। जो L की वैल्यूज़ होती हैं वो L की वैल्यूज़ होती हैं 0 से n-1 तक। तो n-1 तक इसका क्या मतलब हुआ? जैसे L की वैल्यूज़ मान लिया 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो मैं इसको एक बॉक्स में लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं उपकोष लिखता हूँ। 0 का मतलब S उपकोष, 1 का मतलब P उपकोष, इसका मतलब D और इसका मतलब F। तो हमें जो है दिगंसी क्वांटम संख्या का से L का मान 1 है तो हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, P। L का मान अगर 2 है तो D में है, 3 है तो F में है। अब जैसे कोई भी परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं, जो कोष होते हैं, पहला कोष में केवल एक ही उपकोष होता है S, दूसरे में S और P, तीसरे में SPD, चौथे में SPDF और पाँचवें छठे में इस प्रकार सब में SPDF। तो पहले में अगर S है तो इसका मतलब अगर n बराबर 1 की बात करें तो L की वैल्यू सिर्फ 0 होगी। n बराबर 2 की अगर हम बात करें, यानी दूसरी कक्षा, यहाँ पर n बराबर 1 है, n बराबर 2, n बराबर 3, जैसे कि यहाँ मैंने बताया था, तो यहाँ L के दो मान होंगे S और P, यानी 0 और 1। और इसी तरह n बराबर 3 के लिए L के मान क्या होंगे, 0, 1 और 2। और n बराबर 4 के लिए क्या होंगे L के मान, 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है, यहाँ n की जो वैल्यू है, जैसे 2 है तो यहाँ लास्ट में 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी उससे एक कम ही है क्योंकि स्टार्टिंग इसकी 0 से हुई है। तो इसीलिए यहाँ 0 से n-1 तक लिखा जाता है। तो ये जो दिगंसी क्वांटम संख्या है, इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है।
अब इससे तो कोस पता चल जाएगा। मान लिया n बराबर 3 है तो पता चल जाएगा कि यहाँ तीसरे कोस में है, लेकिन तीसरे कोस में 3 उपकोष हैं, तो ये कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है। तो फिर हमें L की वैल्यू चाहिए। तो L की वैल्यू से उपकोष के बारे में पता चलता है, जिसे हम सब शेल भी कहते हैं। और इससे हम इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है ये भी निकाल सकते हैं। तो कोणीय संवेग का जो सूत्र है वो होता है h/2π और √L+1। यानी अगर L की वैल्यू हमें पता है तो मान रख के किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जिसका हमें ज्ञात करना है, h प्लैंक नियतांक है, पाई 22/7। तो ये h नियतांक है, प्लैंक नियतांक है, इसकी वैल्यू रख के L की वैल्यू रख के हम इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जान सकते हैं। तो दिगंशी क्वांटम संख्या से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें L की वैल्यू पता होती है। तो इस तरीके से दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में आप एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हैं। और जो तीसरी क्वांटम संख्या है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या यहाँ पर कुछ सही लिख देता हूँ मैं। क्वांटम संख्या, इसको हम m से लिखते हैं। तो ये जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ m। ये है चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। और जैसे कि हमने अभी देखा कि इससे हमें कोष के बारे में पता चलता है, किस कोष में इलेक्ट्रॉन, इससे उपकोष के बारे में पता चलता है, वैसे ही इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। तो इससे ऑर्बिटल की जानकारी होती है। और जो m की वैल्यू होती है वो -L से +L तक होती है। तो -L से +L यानी m की वैल्यू L पर डिपेंड करती है, और चूँकि ऑर्बिटल उपकोष में ही होता है तो इसलिए ऑर्बिटल की वैल्यू बताने के लिए हमें उपकोष की वैल्यू पता होनी चाहिए m की वैल्यू बताने के लिए। तो m की वैल्यू -L से +L तक होती है। तो L की वैल्यू देख लेते हैं। जैसे L बराबर 0 है, L बराबर 1 है, L बराबर 2 है। आपने देखा कि L की जो वैल्यूज़ हैं, 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि S का मतलब L बराबर 0, P का मतलब L बराबर 1 और D का मतलब L बराबर 2। तो यहाँ पर इसके लिए L बराबर 0 है तो m की वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 ही होगी, क्योंकि -0 से +0 इसका क्या मतलब हुआ। और यहाँ m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1। यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 और +2। तो ये m की वैल्यूज़ हैं और ये ऑर्बिटलों के बारे में बताती हैं। जैसे कि p यहाँ पर उपकोष लिखा हुआ है, जैसे ये मैंने उपकोष लिखे हैं। अब जैसे ये p उपकोष मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये है px, ये है py और ये है pz। तो ये 3 अक्षों पे 3 ऑर्बिटल हैं, एक का नाम है px, एक py, एक pz। तो ये तीनों मिलके एक p उपकोष बनाते हैं। ये एक उपकोष है और इसमें टोटल, जैसे कि आपको पता है, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। तो p6 मतलब ये उपकोष की बात कर रहा है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये ऑर्बिटल है, यानी p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो p के 3 ऑर्बिटल हैं, px, py और pz, ये ऑर्बिटल हैं और ये उपकोष है। तो इन्हीं के लिए, जैसे L बराबर 1 है यानी p की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ जो है क्या है, -1 0 और +1। तो जैसे कि आप बॉक्स बनाते हैं, S के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, P के लिए
3 बॉक्स बनाते हैं, डी के लिए 5 बॉक्स बनाते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यूज़ वही हैं, जैसे ये 0, ये -1 0 +1, ये -2 -1 0 +1 और +2। तो इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैं एग्जांपल लेके उसको बता दूंगा कि कैसे जो है m की वैल्यू। तो m की वैल्यू, अगर l की वैल्यू पता है, नहीं ये पता है कि कौन सा उपकोष है, तो उसमें पता चल जाता है कितने ऑर्बिटल हैं और फिर उन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे इस बॉक्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी m की वैल्यू -2 होगी। इसमें जितने होंगे, एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू -2, इन दोनों की -1, इन दोनों की 0। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर ये प्लस वाले पहले लिखना चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, माइनस वाले बाद में लिख सकते हैं, बस 0 को बीच में रखना है। तो ये जो है m की वैल्यूज़ हैं, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है। इससे हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। जैसे मान लिया n बराबर 3 है और l बराबर 1 है और m बराबर -1 है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है, तीसरे कोष में है। l बराबर मतलब p में है, यानी तीसरी कक्षा के p उपकोष में है, और उसमें -1 का मतलब px में है, क्योंकि px py pz 3 है। तो इस तरीके से ये चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, राइट। तो इसको तीनों को समझ गए होंगे। एक और क्वांटम संख्या बचती है, उसको भी मैं बता देता हूँ और उसके बाद एक एग्जाम्पल बताता हूँ। चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, और इसको हम s से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर चौथी को भी लिख देता हूँ, जो कि s है, और इसको हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। और ये चक्रण क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है? चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण को इंग्लिश में हम स्पिन कहते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। तो चक्रण क्या होता है? जैसे कि ये नाभिक है और ये कोई, इसमें मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो चूँकि इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होता है तो एक दूसरे से दूर ही रहने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर से तात्पर्य ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर चक्रण करता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करते हुए अपनी धुरी पर भी घूमती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमता है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे चक्रण कर रहा है। तो एक को हम क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, और दूसरे को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी एक घड़ी की सुई की दिशा में और दूसरा उसके अपोजिट। तो एक के लिए हम s की वैल्यू हाफ निर्धारित करते हैं, एक के लिए -12। तो क्वांटम संख्या जो s है, s की 2 वैल्यूज़ हो गई, एक तो s की वैल्यू +12 हो गई और एक s की वैल्यू -12 हो गई। ये 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस क्लॉकवाइज के लिए +12 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो है -12। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि s की वैल्यू अगर दी है तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, यही उसमें जो है चुंबक, उसको नॉर्थ साउथ पोल जनरेट करता है उसमें, और उसमें जो है चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न करता है इलेक्ट्रॉन में। और एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं, उनका चुंबकीय आघूर्ण नेट जो है निरस्त हो जाता है, नहीं शून्य हो जाता है। तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होने से उन नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 रहता है। अभी यहाँ बात चक्रण क्वांटम संख्या की है। तो चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है या स्पिन या एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, और अब बात करते हैं हम
एक एग्ज़ाम्पल की और उसके बाद इस अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि ये बहुत लंबा लेक्चर नहीं है। सपोज़ हम कार्बन की बात करें, कार्बन, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी Z बराबर क्या है, 6 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 यानी टोटल इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं, 6 हैं। तो एक डायग्राम हम ऐसे बना देते हैं जैसे कि आप लोग छोटी क्लासेस में बनाते आए हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 2 3 4, ऐसे आप लोग 10th में पढ़ते आए हैं। पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या लिख देते हैं, 2 और 4। और ये जो 2 है ये पहली कक्षा K है, दूसरी कक्षा M है, यानी पहली K है और दूसरी L है। तो 2 इलेक्ट्रॉन K में रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन L में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि जो कक्षाएं होती हैं उनमें कोष जो होते हैं, यानी कक्षाओं को कोष कहते हैं। कक्षा तो वृत्तीय होती है, लेकिन यहाँ जो बाद में ये मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन त्रिविम में चक्कर लगाते हैं, यानी चारों तरफ से नाभिक के, तो इस प्रकार वो एक कोष बनता है। यानी जैसे नारियल होता है वो कवर करता है चारों तरफ से, ऐसे ही कोष जो होता है वो चारों तरफ से होता है। यानी जो अंदर का कोष है उसके बाहर वाला कोष उसको पूरा कवर करता है, फिर वो पूरा कवर करता है, ऐसे करके कोष होते हैं। तो हमें कोष शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो पहले कोष में यहाँ 2 कोष हैं, एक S, पहले कोष में 1 है, दूसरे में S और P है। चूँकि ये पहली कक्षा का है इसलिए 1 लिखेंगे, दूसरी कक्षा का है इसलिए 2 लिखेंगे। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों 1s में 2 रहेंगे, और दूसरे में 4 हैं तो 2 इसमें रहेंगे, 2 इसमें, क्योंकि S में 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 1s2 और इसको लिखेंगे 2s2 2p2। यानी ये जो जैसे कि मैंने बताया कि इधर की तरफ ऊर्जा बढ़ती है तो आगे की तरफ ऊर्जा बढ़ रही है। और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इनको हम बॉक्स से शो करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे। लेकिन ये बॉक्स, ये जो है P है, तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए हम तीनों को बनाएंगे। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अभी आगे चलकर आप पढ़ेंगे हुंड रूल, हुंड का नियम, जिसके अंतर्गत अगर इसमें हर एक में 2-2 रह सकते हैं, लेकिन अगर पहले 1-1 भरे जाते हैं तब पेयरिंग होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसे भरेंगे, यानी दोनों को एक ही में नहीं भरेंगे, ये हुंड के नियम के अगेंस्ट होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कार्बन का। अब अगर मान लिया ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये 5वां है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये छठा इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और सभी के बारे में अगर मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर लिखें जो N L M S है। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चूँकि वो पहली कक्षा में है तो n बराबर 1 होगा, वो S में है इसलिए L बराबर क्या होगा, 0। जैसे कि मैंने बताया था कि L की जो वैल्यूज़ होती हैं 0 1 2 3, और इसके लिए S P D F, तो ये बात याद रखिए। तो L बराबर 0, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जो है किस में है, S में है। चूँकि 1 यानी पहली कक्षा में है तो n की वैल्यू क्या है, 1 है, आप देख रहे हैं पहली कक्षा में है। फिर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पर जो एक बॉक्स होता है उसके लिए हम 0 m की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर ऐसे याद दिला दें आपको कि जैसे 3 बॉक्स रहने पर हम -1 0 +1 लिखते हैं, एक के लिए 0 लिखते हैं, और 5 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5,
5 ऑर्बिटल हैं, तो -2 -1 0 +1 और +2। तो n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर, चूँकि ये ऊपर की तरफ है तो +12, राइट। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें तो n बराबर क्या होगा 1, वो भी पहली कक्षा में है। s बराबर 0 क्योंकि s में है, देख रहे हैं। m बराबर 0 क्योंकि इसके लिए 0 ही है एक सिंगल बॉक्स के लिए, और s की वैल्यू जो है -12 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये +12 है, ये -12 है, यानी 4 क्वांटम संख्याएं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। ऐसे आप 6 के लिए लिख सकते हैं। अगर किसी में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 50, 60, 100 हैं, तो हर एक के लिए 4-4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, जो कि वो उनका एड्रेस है, उनका डिटेल है, उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और एक की जो 4 क्वांटम संख्याएं हैं, अगर एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो सबकी क्वांटम संख्याएं अलग अलग होती हैं। यानी एक ही परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर सिलेक्ट करने तो उनकी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ऐसा पॉली का एक अपवर्जन नियम है, जिसको किसी और वीडियो में देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, इसकी जानकारी आपको मिल गई। तो अगर इस वीडियो को रिपीट करके, रिवर्स करके फिर से देखिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए, एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।